पे सर्च कर लो ना, यूट्यूब चलाओ, उस पे सर्च करो कि ऐसा क्यों हो रहा है और कौन सा ईयर आएगा, वो आपको तुरंत हेल्प कर देगा। बहुत सारे लोग। Namaste to all. Myself JVN Dr. Suman Shikhawat, Department of Kaya Chikitsa, Faculty of Ayurvedic Sciences, Jayoti Vidyapit Women's University, Jaipur. We are discussing about water electrolyte imbalance. In previous session, we have discussed about water imbalance. Today we will be discussing about electrolyte imbalance. वाटर इम्बैलेंस में हमने डिहाइड्रेशन और वाटर का एक्सेसिवली जो होता है ना एक्यूमुलेशन होना बॉडी के अंदर, से क्या क्या कॉज होते हैं और किस तरीके से इसका मैनेजमेंट किया जाता है, वो सब हमने देखा। अभी आज के सेशन में हम देखते हैं आज के सेशन में हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए सबसे पहले देख लेंगे कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो सबसे पहले सोडियम, सोडियम मोस्ट एबंडेंट इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी। पोटेशियम असेंशियल फॉर नॉर्मल मेम्ब्रेन एक्साइटेबिलिटी फॉर नर्व इम्पल्सेस, ठीक है, नॉर्मल मेम्ब्रेन एक्साइटेबिलिटी के लिए और नर्व इम्पल्सेस के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट। क्लोराइड रेगुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर एंड असिस्ट इन रेगुलेटिंग एसिड बेस बैलेंस। तो क्लोराइड्स जो है वो जो ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए और इसी के अलावा एसिड बेस जो है उसको रेगुलेट करने के लिए इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है। इसी के अलावा अगर अगर हम देखें कैल्शियम, तो यूजुअली कंबाइंड विद फास्फोरस टू फॉर्म द मिनरल सॉल्ट ऑफ बॉन, ठीक है। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो होता है कि एक तो बोन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है क्योंकि इम्पॉर्टेंट मिनरल है बोन का, तो ये बोन्स टीथ, ठीक है। इसके अलावा प्रमोट नर्व इम्पल्सेस एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। तो कैल्शियम मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन के अंदर हेल्प करता है, इसी के अलावा नर्व इम्पल्सेस प्रमोट करता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने देखे तो हमने देखा था कि नर्व इम्पल्सेस और मेम्ब्रेन एक्साइटेबिलिटी के लिए जो है पोटेशियम, और इसी के अलावा जो है नर्व इम्पल्सेस प्रमोशन के लिए कैल्शियम, ठीक है, प्रमोट करने के लिए कैल्शियम। ये दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम को अगर हम देखते हैं तो मैग्नीशियम प्लेज रोल इन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल की रोल प्ले करता है। स्टोरेज एंड यूज ऑफ, इसके अलावा स्टोरेज एंड यूज ऑफ इंट्रासेलुलर एनर्जी एंड न्यूरल ट्रांसमिशन, इंपॉर्टेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट नर्व एंड मसल, ठीक है। ये हार्ट की फंक्शनिंग में, नर्व्स की फंक्शनिंग में और मसल्स की फंक्शनिंग के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोटेशियम इम्बैलेंस। तो यहाँ देखिए कि पोटेशियम के लिए हमने देखा था पोटेशियम इज द मोस्ट एबंडेंट कैटायन इन द बॉडी सेल, ठीक है। ये क्या है कि ठीक है कि ये किस तरीके का मोस्ट एबंडेंट कैटायन है इन द बॉडी सेल। 97% अगर हम देखें तो फाउंड ये जो पोटेशियम जो होता है 97% इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है, ठीक है। ऑल्सो प्लेंटीफुल इन द जीआई ट्रैक्ट, ठीक है, और इसी के अलावा जीआई ट्रैक्ट में भी प्रचुर मात्रा में होता है। नॉर्मल एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम इज, हम अगर एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम की बात करें तो 3.5 टू 5.3 जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम होता है, ठीक है। सीरम में अगर हम देखें तो सीरम पोटेशियम लेवल बिलो 2.5 और अबो 7 कैन कॉज कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। नॉर्मल एक्स्ट्रा सेलुलर जो पोटेशियम है 3.5 से 5.3। सीरम पोटेशियम की अगर हम बात करें तो अगर 2.5 से कम है या 7 से ज़्यादा है तो कार्डियक अरेस्ट कॉज कर सकता है। 80 to 90% इज एक्सक्रीटेड थ्रू द
किडनी, ठीक है। अगर हम पोटेशियम की बात करें तो ये लगभग 80 से 90% जो होता है ना, ये उससे किडनी से एक्सक्रीट हो जाता है। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो प्रमोट्स कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, ठीक है, कि ये नर्व नर्व इम्पल्सेस के कंडक्शन और ट्रांसमिशन को प्रमोट करता है। इसी के अलावा मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कैल्शियम के लिए हमने देखा था कि मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। इसी के अलावा प्रमोट्स एंजाइम एक्शन, ठीक है, एंजाइमेटिक एक्शन को प्रमोट करता है और असिस्ट इन द मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस, ठीक है, एसिड बेस के मेंटेनेंस में भी असिस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें फूड सोर्सेज के अंदर वेजिटेबल, फ्रूट, नट्स और मीट जो है, ये है ना, वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स और मीट जो है ये इसके फूड सोर्सेज हैं। इसी के अलावा अगर हम डेली इनटेक की बात करें तो डेली इनटेक ऑफ पोटेशियम इज नेसेसरी बिकॉज इट इज पुअरली कंजर्व्ड इन द बॉडी, ठीक है। यहाँ पे जो कैल्शियम इलेक्ट्रोलाइट है ये इसका डेली इनटेक जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। डेली इनटेक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये है जो बॉडी के अंदर पुअरली कंजर्व होता है, ये जो है इसका कंजर्वेशन अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसके अगर हम सोर्सेज की बात करें तो हमने देखे कि इसमें कौन किस तरह के सोर्सेज जो है वो इसके लिए किस तरह के फूड सोर्सेज हैं इसके। अगर हम इसके फूड सोर्सेज की बात करें तो वेजिटेबल, फ्रूट, नट्स और मीट्स में प्रचुर मात्रा के अंदर पाया जाता है, मीट में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और पोअरली कंजर्वेशन की वजह से इस जो है ना फ्रूट्स और नट्स, वेजिटेबल, इनका अच्छे से जो यूज़ करना चाहिए, इनटेक करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारे किस तरह के फंक्शनिंग के लिए, हमारे एंजाइमेटिक एक्शन के लिए, हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, एसिड बेस बैलेंस के लिए, नर्व इम्पल्सेस के कंडक्शन और ट्रांसमिशन के लिए पोटेशियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अगर इसकी मात्रा जो 2.5 से कम हो या इसकी मात्रा जो है ज़्यादा हो जाए तो दोनों ही परिस्थितियों के अंदर ये कार्डियक अरेस्ट कॉज कर सकता है, ठीक है। तो हाईली इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट। पोटेशियम की कमी हो जाना, ब्लड में अगर पोटेशियम की कमी है, सीरम पोटेशियम की कमी है, तो इसके लिए हाइपोकैलेमिया टर्म आई है, ठीक है। किन कारणों की वजह से ऐसा हो सकता है, तो अगर हम प्रोलॉन्ग डायूरेटिक थेरेपी, अगर पेशेंट डायूरेटिक थेरेपी के ऊपर है, ठीक है, तो ये वाटर के साथ में पोटेशियम एक्सक्रीशन को भी प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से पेशेंट को पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। अगर हम इसका इंटेक ही कम कर रहे हैं, अभी हमने देखा कि इसका कंजर्वेशन जो होता है वो पुअर होता है, बॉडी के अंदर ये स्टोर नहीं हो पाता, ठीक है। तो पुअरली कंजर्वेटिव है, ऐसी कंडीशन में हम फिर इसका इंटेक भी कम कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। सीवियर डायफोरेसिस, अगर बहुत ही ज़्यादा किसी ने स्टीम ली है, ठीक है, तो वो भी एक जो होता है ना स्वेदन की प्रक्रिया अगर लंबे समय तक की जाए या ज़्यादा मात्रा में की जाए तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट हाइपोकेलेमिया कॉज कर सकता है, ठीक है। इसी के अलावा हमने देखा था कि जीआई ट्रैक्ट के अंदर भी ये प्रचुर मात्रा में होता है, तो अगर किसी का गैस्ट्रिक सक्शनिंग हुआ है, लिग्जैटिव का ज़्यादा हुआ है, वॉमिटिंग पेशेंट को हुई है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को हाइपोकैलेमिया कॉज करता है, ठीक है। इसके अलावा एक्सेस इंसुलिन, ठीक है, अगर इंसुलिन का एक्सेस में, ये भी हम पढ़ेंगे अभी आगे कि एक्सेसिव इंसुलिन का अगर इनटेक हुआ है तो ऐसी कंडीशन में भी पेशेंट जो होता है वो हाइपोकेलेमिया कॉज करता है, ठीक है। एक्सेस में स्ट्रेस हाइपोकेलेमिया कॉज करता है, हार्मोनल इम्बैलेंस करके। हेपेटिक डिजीजेज हैं, हेपेटिक डिजीजेज हाइपोकेलेमिया कॉज करती हैं, ठीक ठीक है। और अक्यूट एल्कोहलिज्म, ठीक है, अक्यूट एल्कोहलिज्म के अंदर भी जो होता है ना वाटर एक्सक्रीशन बॉडी से बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है, पेशेंट को इस वजह से हाइपोकैलेमिया कॉज करता है। तो कारण है जिनकी वजह से पेशेंट को हाइपोकैलेमिया होता है कि डायूरेटिक थेरेपी पे पेशेंट है, एडिकेट इनटेक इनटेक नहीं है, इनएडिक्वेट इनटेक है, डायफोरेसिस हुआ है, गैस्ट्रिक सक्शनिंग हुई है, एक्सेस में इंसुलिन, स्ट्रेस, ठीक है, हेपेटिक डिजीजेस और अक्यूट एल्कोहलिज्म, ठीक है। इन कंडीशंस की वजह से पेशेंट को हाइपोकैलेमिया कॉज कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें किस तरह की सिम्टम्स जो होते हैं वो पेशेंट को आते हैं, अगर हम जो है अगर हम पेशेंट को और सिम्टम्स की बात करें कि किस तरह के सिम्टम्स पेशेंट को आते हैं, तो यहाँ पे पेशेंट को एनोरेक्सिया
और जो है ड्राउसीनेस, लिथार्जीनेस, कंफ्यूजन, लेग क्रैम्प्स, मसल वीकनेस, हाइपर रिफ्लेक्सिया, हाइपोटेंशन, कार्डिक एरिथमिया, पॉलीयूरिया, इस तरह के सिम्टम्स जो होते हैं वो पेशेंट को देखने को मिलते हैं। यहाँ अगर हम देखें कि जैसे पोटेशियम डेफिशिएंसी अगर किसी पेशेंट को होती है, तो पोटेशियम की डेफिशिएंसी की वजह से, क्योंकि ये एसिड बेस रेगुलेटर का काम कर रहा है, ठीक है, तो इसकी डेफिशिएंसी होती है, ऐसी कंडीशन में पेशेंट को एल्केलॉसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। शैलो रेस्पिरेशन, कि पेशेंट का रेस्पिरेशन जो है वो शैलो होगा। पेशेंट इरिटेबिलिटी में, मेंटल कंफ्यूजन के लिए, ठीक है, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो भी पोटेशियम कंट्रोल कर रहा है। पेशेंट को वीकनेस होगी, पेशेंट को कार्डिक एरिथमिया जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि नर्व इम्पल्सेस जो है उसको प्रमोट करने का काम ये करता है, ठीक है। तो अगर सिग्नल्स जो है या इम्पल्सेस जो है वो जो होता है ना, एक तरीके से अगर इम्पल्सेस जो है वो प्रॉपर तरीके से जनरेट नहीं होंगे तो फंक्शनिंग प्रॉपर कैसे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट को वीकनेस, पेशेंट को अरिथमिया, ठीक है, इरेगुलर हार्ट बीट, पेशेंट को लेथार्जीनेस होगा, थ्रेडी पल्स पेशेंट को देखने को मिलेगी, ठीक है, और इंटेस्टाइनल मोटेलिटी जो होती है वो पेशेंट की रिड्यूस हो जाएगी। अगर हम इसका हाइपोकैलेमिया का ट्रीटमेंट देखें कि किस तरीके का ट्रीटमेंट जो है वो हाइपोकैलेमिया का होता है, तो यहाँ पे जो है आईवी इन्फ्यूजन और पीओ रिप्लेसमेंट जो होता है ना, या तो पेशेंट को आईवी मेथड से पोटेशियम दें, या पर ओस जो होता है ना वो पेशेंट को पोटेशियम दिया जाता है, ठीक है। पर ओस अगर हम यहाँ देखें, अगर हम देखें कि विद 8 ounce ऑफ फ्लूइड जो होता है वो कैन बी गिवन, एंड पोटेशियम आईवी डाइल्यूटेड इज इन लार्ज वेन, ठीक है, पोटेशियम जो होता है आईवी मेथड से लार्ज वेन के अंदर दिया जाता है। नेवर पुश पोटेशियम, कभी भी पोटेशियम को बोलस फॉर्म में नहीं दिया जाता, जिस तरीके से कि हम इंसुलिन देते हैं बोलस फॉर्म में, तो ये जो होता है हमेशा किस तरीके से डाइल्यूटेड लार्ज वेन में दिया जाता है, ठीक है, बोलस फॉर्म में नहीं दिया जाता। इसी के अलावा मॉनिटर साइट फॉर इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है, और जहाँ से दिया गया है, ठीक है, वो साइट को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, उसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन के लिए कि इन्फिल्ट्रेट हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। इसी के अलावा मॉनिटर पेशेंट एट रिस्क, ठीक है, कि पेशेंट को जैसे पोटेशियम ट्रांसफ्यूज किया गया है, ठीक है, तो उसके बाद में किसी तरह का कोई रिस्क तो पेशेंट को नहीं हुआ हुआ है, क्योंकि हमने ये चीज़ देखी पोटेशियम की जो है वो लो डोज भी और पोटेशियम की हाई डोज भी, दोनों ही डोजेज जो है वो कार्डियक अरेस्ट कॉज कर सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमको पेशेंट को रिस्क मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। इसी के अलावा पेशेंट को इनपुट और पेशेंट का आउटपुट, ठीक है, कि कितना पेशेंट ने लिया और कितना एक्सक्रीट किया, ठीक है, तो पेशेंट का दोनों ही चीज़ें जो होती हैं उसको ऑब्जर्व, इनटेक को, ठीक है, और आउटपुट को, दोनों को ही पेशेंट को ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। इसके अलावा पेशेंट के इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, और पोटेशियम का लेवल जो है वो साथ के साथ पेशेंट साथ ही साथ जो होता है ना ऑब्जर्व करना, मेजर करना ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा यूओपी पेशेंट का जो है प्रॉपर हमको हमको मॉनिटरिंग करनी चाहिए, ठीक है, कि पेशेंट का यूओपी, यूरिनरी आउटपुट पेशेंट का कैसा है, ठीक है। यूरिनरी आउटपुट जो होता है वो फ्लूइड मैनेजमेंट के लिए हेल्प करता है, और फ्लूइड अगर जो है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं है या एक्सक्रीट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसके साथ में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की सिचुएशन क्रिएट होती है, ठीक है। तो यूरिनरी आउटपुट जो होता है वो भी पेशेंट का मॉनिटर करना ज़रूरी है। इसी के अलावा वॉच पेशेंट हु टेक डिजिटलीज फॉर टॉक्सिसिटी, ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ में जो होता है ना हाइपर टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है। तो अगर टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है तो इस तरीके के जो पेशेंट हैं, कि जो पेशेंट डिजिटलीज पे हैं उनके साथ में टॉक्सिसिटी ना क्रिएट कर दे, तो इसके लिए भी ये देखना, इनकी मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। इसके अलावा टीच फैमिली एंड पेशेंट डाइटरी चेंजेस, ठीक है, कि जो इस तरीके के पेशेंट हैं जिनको हाइपोकैलेमिया की सिचुएशन देखने को मिल रही है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है फैमिली को और पेशेंट को खुद को जो है डाइटरी चेंजेस के लिए टीच करना ज़रूरी है। ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें कि हाइपर कैलेमिया, अभी तो हमने देखा हाइपोकैलेमिया, ठीक है, अगर हम देखते हैं कि हाइपर कैलेमिया, तो हाइपर कैलेमिया की कंडीशन के अंदर, हाइपर कैलेमिया की कंडीशन के अंदर ग्रेटर देन 5, ठीक है, अगर 5 से ज़्यादा
जो होता है ना, अगर किसी पेशेंट का जो सीरम पोटेशियम लेवल जो है वो 5 से ज़्यादा है, ठीक है, और ईसीजी के अंदर चेंजेस पेशेंट को आ रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा पेशेंट का पीएच जो है वो डिक्रीज हो गया है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर पेशेंट को क्या क्या होता है, हाइपरकैलेमिक कंडीशन देखने को मिलती है। अब यहाँ पे रिजल्ट फॉर्म इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन, ठीक है, हाइपरकैलेमिया कि किन कंडीशंस के अंदर ऐसा हो सकता है कि भाई अगर किसी पेशेंट का रीनल फंक्शन इम्पेयर्ड है, ठीक है, एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा है बॉडी से, ठीक है, उसके बाद उससे, क्योंकि सीरम पोटेशियम लेवल एक स्पेसिफिक लेवल के बाद में, जैसे हमने पढ़ा था अभी 3.5 to 5 स्पेसिफिक लेवल के बाद का जो पोटेशियम होता है उसको बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है, ठीक है, लेकिन अगर उसका एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है तो ऐसी कंडीशन के अंदर पेशेंट को जो होता है ना, इसकी मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, इसी के अलावा जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, एक्ट एज मायोकार्डियल डिप्रेसेंट, ठीक है, डिक्रीज हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट, ठीक है, ये एज ए मायोकार्डियल डिप्रेसेंट, ठीक है, डिक्रीज हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, ठीक है, इसी के अलावा मसल वीकनेस और जीआई हाइपर एक्टिविटी। ठीक है, अगर हम इसके कॉजेज देखेंगे, किस तरह के कॉज जो होते हैं जिनके कारण से, जैसे हम डाइटरी इनटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो पोटेशियम का लेवल बढ़ सकता है, ठीक है, या फिर इसका एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा हो गया, अगर पोटेशियम लेवल बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रांसफ्यूज किया गया है तो ऐसी कंडीशन में इसका ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, ये सॉल्ट सब्सटीट्यूट्स का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ सॉल्ट सब्सटीट्यूट, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है, ठीक है, वाइड स्प्रेड सेल डैमेज, बर्न एंड ट्रॉमा, ठीक है, अगर सेल डैमेज हुआ है बहुत ज़्यादा, बर्न हुआ है, ट्रॉमा, ऐसी कंडीशन में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लार्जर क्वांटिटी ऑफ ब्लड दैट इज ओल्ड, ठीक है, कि जो होता है ना पुराना जो ब्लड है अगर और लार्ज क्वांटिटी के अंदर दिया गया है तो ये कॉज कर सकता है। इसके अलावा हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है, अगर सोडियम की डेफिशिएंसी है तो वो पोटेशियम की अधिकता को कॉज कर सकती है, ठीक है, इसी के अलावा रीनल फेलियर, ठीक है, रीनल फेलियर कंडीशन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंडीशन के अंदर पेशेंट को हाइपरकैलेमिया की कंडीशन के अंदर जैसे मसल क्रैम्प आएंगे, वीकनेस होगी, ठीक है, पैरालिसिस पेशेंट को देखने को मिलेगा। अगर हम देखें ड्राउसीनेस, तो ड्राउसीनेस जो है वो पेशेंट को इसकी वजह से हो सकती है, बीपी रिड्यूस हो जाएगा, ईसीजी में चेंजेस आएंगे, डिसरिथमिया पेशेंट को होगा, ठीक है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स पेशेंट को आएंगे, डायरिया एंड ओलिगोयूरिया, ठीक है। यहाँ हम देखें किस तरह के सिम्टम्स आते हैं, तो पेशेंट को एक अपैथी, उदासीनता रहेगी, कंफ्यूजन में रहेगा, नमनेस पेशेंट को रहेगी या फिर पैरेस्थीसिया भी हो सकता है, ठीक है, ऑफ एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, एब्डोमिनल क्रैम्प, नोजिया, फ्लैक्सिड मसल, डायरिया, ओलिगोयूरिया, ब्रेडिकार्डिया एंड कार्डियक अरेस्ट, इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट को आएंगे। अगर हम इसका ट्रीटमेंट देखें कि किस तरीके का ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है, तो मॉनिटर पेशेंट एट रिस्क, ठीक है, एक तो रिस्क मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, अभी हमने पहले भी पढ़ा हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में, इसके अलावा कार्डियक मॉनिटरिंग ज़रूरी है, ठीक है, मॉनिटर पल्स, पेशेंट का पल्स रेट, ठीक है, रिदम, ये मॉनिटरिंग, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, ठीक है, इसके अलावा वोवल साउंड हाइपर रिएक्टिविटी, ठीक है, तो इसको भी हमको एसेस करना है, ठीक है, इसके अलावा पेशेंट की सेंसरी और मोटर फंक्शन जो है उनका असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस जो है पेशेंट की उसकी मॉनिटरिंग ज़रूरी है। मेडिकेशंस की अगर हम बात करें तो कैल्शियम ग्लूकोनेट आईवी में बी गिव एज एन एंटीडोट, ठीक है, कि पेशेंट को एज एन एंटीडोट कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जा सकता है, ठीक है, इसके अलावा D50W, ठीक है, एंड रेगुलर इंसुलिन, ठीक है, रेगुलर इंसुलिन टू फेलिसिटेट मूवमेंट इनटू द सेल, ठीक है, और एडमिनिस्टर की ऑक्सलेट ओरल एंड रेक्टल, ठीक है, ये जो मेडिकेशन जो होते हैं ये पेशेंट को दिए जाते हैं कि पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट, D50W, इसके अलावा रेगुलर इंसुलिन और की ऑक्सलेट, ठीक है, ये मैनेजमेंट के लिए इसकी हेल्प करते हैं। इसके अलावा पेशेंट को डायलिसिस के ऊपर रखा जाता है इस कंडीशन में कि अगर पोटेशियम पेशेंट का बढ़ा हुआ है तो।
Thank you so much. I hope you all have understood this session. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will try to resolve it soon. Thank you.